महेश कुमार, संवाददाता सत्तर सनसनी न्यूज़। आज हम बैठे हुए हैं एक भाई से मिलने के लिए। ये भारतीय युवा मोर्चा युवा मोर्चा और विद्यार्थी मोर्चा के जिला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। और इनका एक अधिवेशन होने वाला है, 38वां अधिवेशन बामसेफ का वर्चुअल जो अधिवेशन होगा। इस विषय में हम भाई साहब से चर्चा करने के लिए आए हैं कि ये अधिवेशन किस लिए रखा गया है और इसका क्या उद्देश्य है। ये सारा कुछ हमें बताएंगे। भाई जी, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम नंद किशोर कुशवाहा है और मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल से ही हूँ। भाई जी, आपका एक अधिवेशन होने वाला है, 38वां अधिवेशन वामसेफ का। उसकी क्या भूमिका है लोगों के अंदर और क्या किस लिए ये अधिवेशन हो रहा है 38वां अब की बार? क्योंकि वर्चुअल हो रहा है, कई बार से वर्चुअल, इसके कोरोना की बीमारी चल रही है। तो आप इसका कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो पलवल के अंदर? ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है अभी, ये जब से बीमारी आई है कोरोना, इससे पहले ये लैंड पे होता था, जगह निर्धारित की जाती थी। लेकिन इस बीमारी के कारण गवर्नमेंट ने 4 लोगों को कहीं भी साथ मिलने के लिए मनाही की हुई है। लेकिन बामसेफ का जो काम है अपना लोगों तक अपनी विचारधारा पहुंचाना है। तो विचारधारा को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया भी एक अच्छा माध्यम है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअल इस राष्ट्रीय अधिवेशन को रखा जाता है और सभी लोगों को लिंक के माध्यम से अपनी अपनी बात पहुंचाई जाती है। और मैंने जो देखा है पिछले 2 साल से बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये वर्चुअल हो रहा है तो लोग इसमें रुचि नहीं लेंगे, लेकिन लोग और ज़्यादा स्तर पे आ रहे हैं। अब इसका अब की बार जो क्या उद्देश्य रखा गया है इसका, किस कहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक्स है या कोई अलग से टॉपिक रखा गया हो जिस पे विचार अब की बार रखे जाएंगे? क्योंकि हर बार क्या है कि अभी इलेक्शन का मुद्दा भी चल रहा है, 3 राज्यों में इलेक्शन भी आने वाले हैं। कई कोई राजनीतिक बातें तो नहीं इसमें होंगी या कोई समाज को जोड़ने के हित की बातें ही इसमें होंगी? देखिए, बामसेफ गैर राजनीतिक संगठन है और ये देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करके उनके विचारों को, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच बनाया गया है, जिसको साहब काशीराम ने शुरू किया था। और आज इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी हैं। माननीय वामन मेश्राम जी का एक ही मकसद है, जो इस देश के लोग 6,743 जातियों में बटे हुए हैं, उनको एक ही मंच पे लाके और 6,743 जातियों को ख़त्म करना है, जिसमें से अभी तक 3200 जातियों को जोड़ने में बामसेफ ने जो अपनी भूमिका निभाई है उसमें सफल हुई है। पलवल में आपका जो संगठन है वो किस लेवल पे काम कर रहा है? कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं टीम वर्क में? और किस लोगों को आप किस तरीके से आप गाँव में जाके या समाज में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक इसके, आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग चल रही है? देखिए, बामसेफ और जो युवा मोर्चा है, युवा और विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से जो हमारे देश के, और मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, यहाँ के जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा के साथ साथ उनका इतिहास बताया जाता है। और इतिहास में जो हमारे महापुरुष हैं वो क्या चाहते थे, इस देश का इतिहास क्या है, इस देश की जो रियल संस्कृति है और जो यहाँ का भौगोलिक सामाजिक व्यवस्था है वो उनको बताई जाती है। और हम किसी से जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको अपने साथ लेके चलना है। हमारा जो मकसद है उस तक विचारधारा पहुंचाना है। विचारधारा पहुंचाने के बाद वो व्यक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखे। उसको पता होना चाहिए कि इस देश के अंदर और जो भारत का संविधान है, संविधान के अंदर उसकी कितनी हिस्सेदारी है, संविधान के अंदर उसके हक अधिकार क्या हैं। ये बातें हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना, लोगों को अपने साथ लेके। और अगर कोई देश के अंदर या क्षेत्र के अंदर एट्रोसिटी होती है, जैसा कि अभी गांव है आलापुर, वहाँ पे एक मामला आया था सामने, तो हमारे लोगों ने मिलके उस लड़ाई का सामना किया। तो ये जो लोगों को एक रास्ते पे लाने का जो मिशन है,
उनको एक रास्ता, एक विचार, एक विचारधारा, एक लड़ाई, और जब तक दुश्मन निर्धारित नहीं होता तब तक लड़ाई का कोई मकसद नहीं होता। तो बामसेफ ने पहले लोगों के सामने उसका दुश्मन निर्धारित किया है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तभी लोग लड़ाई लड़ेंगे। जैसे अब आपकी बामसेफ है और भारतीय युवा मुक्ति मोर्चा है, ऐसे भी काफ़ी और भी संस्थाएं हैं, जबकि बताते हैं लगभग 700 के लगभग संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य केवल बाबा साहब की, काशीराम जी की विचारधाराओं पे चलने का है। क्या कभी भविष्य में ऐसा कोई प्लानिंग होगी ताकि सारी संस्थाएं, जब सबकी प्लानिंग एक है, विचार सबके एक है, ये एक मंच पे आके जी कोई अच्छा नेतृत्व करें, ऐसा कभी प्लानिंग हो सकती है क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा सभी लोगों को, जो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई अपनी तो है नहीं, ये लड़ाई सबकी एक है। या तो सब लोग मिलके एक लड़ाई लड़ लो, या फिर सभी लोग जो चले भाई सोनू कबीर पंथी जी, अलग अलग हमारे भाई अलग उस टाइम लड़ रहे हैं, निक्कू जी, इसलिए हमारे लोग पिट रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से जो अलग अलग क्षेत्र में जाके बाबा साहब के मिशन को लेके चल रहे हैं, बाबा साहब का जो मिशन था वो हम लोगों को इकट्ठा करके एक जगह लड़ाई लड़ने का था, ना कि कोई दूसरी जगह जाए, कोई तीसरी जगह जाए। अगर किसी ज़मीन पे पानी निकालना है तो 100 फुट का बोर एक ही जगह करना पड़ेगा, ना कि उस खाली ज़मीन में 10-10 फुट के बोर 10 जगह करने पड़ेंगे। तो हम 10-10 फुट बोर करने की जगह एक ही जगह पे 100 फुट का बोर कर दें तो पानी निकल ही आएगा। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि सभी लोग अगर एक ही जगह आके लड़ाई लड़ लें तो मामला जो 10 साल का है वो मेरे हिसाब से 5 साल में ही हल हो जाएगा। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो अपने अपने संस्थाओं के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संयोजक है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश संयोजक है, या जिस पद पे भी वो कार्य कर रहे हैं, उन सभी सम्मानित साथियों से मेरी गुजारिश है कि वो बहुजन क्रांति मोर्चा एक मंच है जिस पे कोई भी व्यक्ति अपने संगठन के साथ, अपने झंडे के, अपने डंडे के और अपने मुद्दे के साथ आके अपनी लड़ाई लड़ सकता है। तो बहुजन क्रांति मोर्चा जो मंच है उसका निर्माण केवल इसलिए हुआ है कि जितने भी अलग अलग संगठन हैं जो अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं वो एक ही दिशा में आके, एक ही मंच पे आके काम कर सकते हैं अपने पद के साथ। किसी के पद को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। अपना झंडा, वो अपना झंडा भी लगा सकते हैं और अपना मुद्दा भी रख सकते हैं, उनकी बात वहाँ सुनी भी जाएगी। क्योंकि बाबा साहब इस चीज़ में कहते थे जिसकी संख्या भारी उसी की सबसे अधिक हिस्सेदारी। और हमारे जो समाज है, हमारा जो समाज है, जो पिछड़ा वर्ग समाज है, SC ST माइनॉरिटी है, इसमें काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, कुछ बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना अपना दबदबा दिखाती हैं। मैं इसी से, सबका विचार एक ही है, सबका विचार एक ही है। सब बाबा साहब की संविधान की बातें करते हैं, काशीराम जी की बातें करते हैं, कोई इससे अलग तो कोई बातें करता नहीं है, सब समाज के हित में ही काम करते हैं। मैंने इसीलिए आपसे ये सबसे पूछी थी कि आगे फ्यूचर में कोई राजनीतिक मंच बड़ा अपना बने, तो माइनॉरिटी हमारी सबसे अधिक है, 87% के लगभग हमारी माइनॉरिटी बनती है जी, और सरकार हमारी अपनी बनती है जी, हम किसी के अधीन नहीं होकर काम कर सकते। तो उसी चीज़ के लिए मैंने आपसे ये बातचीत की थी। हम फ्यूचर में प्लानिंग देख रहे हैं इसमें कि हो सकती है कि अभी तक केवल विचार ही चलते रहेंगे लोगों के। देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात आती है कि बाबा साहब के विचार पे काम करना और उस काम को बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार उनके जीवन पे एक बहुत भव्य नाटक तैयार कर रही है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिखाया जाएगा, 5 जनवरी से दिखाया जाएगा। उनके पूरे जीवन के ऊपर होगा, उनके विचारों के ऊपर होगा। इसमें नामचीन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। 100 फुट बड़ा स्टेज बनाया गया है। बहुत ही भव्य नाटक बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पे बनाया जा रहा है। 5 जनवरी को इसकी ये शुरू होगा और 50 शोज इसके कराए जाएंगे, जनता के लिए फ्री होगा। और शायद भारत देश में पहली कोई सरकार है
जो क्यों बाबा है? साहब क्योंकि अम्बेडकर के इस जीवन संविधान को को बच्चे लिखते बच्चे तक समय पहुंचाने के लिए इस किस्म का एक चीज प्रयास कर बाबा रही है। साहब ने उनका एक सबसे जो सपना था कि ध्यान रखने वाली भारत थी वो के ये रखी एक थी एक बच्चे को कि जब गांधी अच्छे ने से बाबा अच्छी साहब शिक्षा से कहा मिलनी था चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। कि अगर इस मैंने देश कसम में खाई है, अछूतों को बाबा आजादी तेरा मिली सपना अधूरा तो मैं इस केजरीवाल आजादी को करेगा आजादी नहीं पूरा। समझता। तब बाबा साहब ने संविधान का मसौदा गांधी के हवाले कर दिया था और कहा था कि फिर ये संविधान आप ही लिख लीजिए, मैं इसको नहीं लिखूंगा। तो उसमें सबसे जो मेन बात लोगों के हक के लिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तो केवल एक के ही थे, एससीओ का बोला जाता है। क्या बाबा साहब ने केवल एक ही लोगों को हक अधिकार दिए? क्या और लोग जो इस देश में रह रहे हैं क्या उनको राइट नहीं है? किस चीज़ का राइट नहीं है बताइए? पढ़ वो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब वो लग रहे हैं, प्राइवेट नौकरी वो करते हैं, बिजनेस वो कर रहे हैं, बॉलीवुड की बात करें तो फिल्में वो बना रहे हैं। कौन है बताइए? क्या मुकेश अंबानी को नहीं हक अधिकार? क्या एक जो आदमी मजदूरी कर रहा है क्या उसको नहीं हक अधिकार? सभी को हक अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों ने जो सातिर बुद्धि के लोग हैं उन्होंने इस भारतीय संविधान को एक विशेष लोगों को, जिनको एससी कहा जाता है और एससी में भी एक स्पेशल कम्युनिटी है जिसको जाटव कहते हैं, उनको ही केवल बाबा साहब का स्पेशल बता दिया है। मैं कहना चाहूँगा जो इस कम्युनिटी के नहीं है, क्या आप लोगों को बाबा साहब ने कोई अधिकार नहीं दिए? क्या आप लोगों के पास वो सुख सुविधाएं नहीं है जो उन लोगों के पास है? क्या नहीं है आपके पास? पढ़ाई आपके पास है, गाड़ी आपके पास है, हक अधिकार आपके पास है, बोलने का अधिकार आपके पास है, कहाँ बताइए क्या नहीं है? लेकिन मैं फिर उन लोगों से बोलना चाहूँगा, अलग अलग लड़ रहे हैं इसलिए पिट रहे हैं। एक जगह आ जाओ, बात तो कर दिया कर कम से कम। 10 साल का मामला 2 साल में हल हो जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। अब आपकी यूनिट आपके राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए पलवल में किस तरीके से कार्य कर रही है? मैं आपसे हमारी जो यूनिट है पलवल में लोगों के पास जाते हैं और उनको हम सबसे पहले बताते हैं विचारधारा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है समाज के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं किसी को, क्योंकि सारी चीज़ें व्यवस्था में ही आती हैं। जाति है तो व्यवस्था में आती है, क्योंकि कुछ शातिर लोगों ने जाति के हिसाब से व्यवस्था बना रखी है। तो हम व्यवस्था जब बनाएंगे तो देश के अंदर से जातियां मिटाना हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा। तो हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे हम ये चीज़ बोलते हैं कि आप अगर घर से दूर नहीं जा सकते। देखिए पहले राष्ट्रीय अधिवेशन होता था, दूर होता था, तो हर व्यक्ति के पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती थी कि वो 1000-2000 रुपये खर्च करे जाए। आज क्या है, घर पे बैठ के वो फ़ोन के माध्यम से सुन सकता है। एक व्यक्ति के माध्यम से 100 लोग अधिवेशन को सुन सकते हैं। तो ये सुविधाएं होती हैं। जहाँ पे लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ वर्चुअल के माध्यम से जो अधिवेशन हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुन सब सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, कुछ लोग जा नहीं सकते, लेकिन सुन सब सकते हैं। तो उसमें हमारी जो संख्या है और जो संगठन मजबूत इसलिए हो रहा है क्योंकि सुनने की क्षमता सबके अंदर है। तो वर्चुअल बढ़ रही थी वामन मेश्राम जी की जो बातें हैं, घबराहट बन रही, जो विचारधारा है वो सब लोगों तक के अंदर कोई महिला एडमिट, तो इसलिए लोगों तक हमारी बात पहुंच जाती है और इसी माध्यम से हम लोगों के अंदर जागृति और संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से समाज को, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कोई भी धर्म किसी व्यक्ति को ऊंच या नीच नहीं ठहराता। जाति किसी इंसान की पहचान नहीं हो सकती। तो जो लोग नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार मानते हैं या धर्म के आधार पर इस देश के अंदर बंटवारा करने की सोच रहे हैं, तो वो अपनी मानसिकता को थोड़ा दुरुस्त करें और लोगों के अंदर, एक तरफ तो कहते हैं वो मानव एक समान, और एक तरफ मानव के अंदर ही उन्होंने जातियाँ बना रखी हैं। तो मानव जब एक समान है और जिस ईश्वर को वो कहते हैं और जिसकी वो आस्था रखते हैं, जिसका वो लोगों को वास्ता देते हैं, जब उसने लोगों के अंदर भेदभाव नहीं करा तो भाई तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि लोगों के अंदर तुम इस तरीके से भेदभाव बनाएं और लोगों को ये बताएं कि तुम ये करो या वो करो।
किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। सबका इस देश में अधिकार है, संविधान है, संविधान के अंदर सबके हक अधिकार हैं। तो हक अधिकार की लड़ाई लड़ना और अपनी आवाज़ उठाना और अपनी हक की बात बोलना सबका अधिकार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि लोग शिक्षा पर ध्यान दें। इस देश की जीडीपी अपने आप बढ़ने लगेगी जब इस देश का युवा और छात्र पढ़ेगा